गाइस देखो, रोटेशन में रोटेशनल मोशन में देखो, भले ही एक लेक्चर में इतना ना हो, लेकिन लेक्चर 1 में मैंने क्या डिफाइन किया है, मैं बताऊंगा बेसिक्स। फिर बताऊंगा टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन में मैं बताऊंगा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तरह का रोटेशनल मोशन। लिखते जाओ, वहीं पे लेक्चर के अंदर लिखो, पीछे मत लिखो। दूसरा बताऊंगा जनरल रिजिड बॉडी मोशन, दो तरह का रोटेशनल मोशन होगा। एफएओआर वाले मोशन के बारे में 3 चीजें पढ़नी होंगी अभी। एक तो एफएओआर का काइनेमेटिक्स, एक एफएओआर का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक एफएओआर का डायनामिक्स। इज दैट फाइन? एफएओआर की 3 चीजें पढ़नी है, एक काइनेमेटिक्स, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस, एक डायनामिक्स। डायनामिक्स हो गया उसका न्यूटन लॉज वाला पार्ट, ठीक है। जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो एफएओआर का काइनेमेटिक्स हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आते आते एक डिटूर आ जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में, और इसमें जीआरबीएम के जो 3 पार्ट है ये भी नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कितना हो पाएगा? बेसिक्स हो पाएगा। टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन में एफएओआर का काइनेमेटिक्स हो जाएगा और एनर्जी की कुछ कुछ बातें करेंगे, और साथ में एक डिटूर आएगा। तो स्ट्रक्चर में तुम्हारा बेसिक्स में बेसिक्स कराया जाएगा, एक एफएओआर का काइनेमेटिक्स कराया जाएगा, एक एफएओआर का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराया जाएगा, उसके बीच में डिटूर आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में 3-4 चीजें होंगी। एक तो डेरिवेशंस होंगे, एक इसके अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, एक इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगी। उसके बाद फिर से डेरिवेशंस बचेंगे, बचे हुए डेरिवेशंस कराए जाएंगे यूजिंग दीज थ्योरम्स, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कैविटी वाले प्रॉब्लम्स होंगी। कैसी चीजें? कैविटी प्रॉब्लम्स। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। ये पहला लेक्चर है, ये 2 पार्ट, ये फिर सेकंड लेक्चर आता है, सेकंड लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम आता है। इसके अंदर आइडिया रखना, इसके अंदर 4 घंटे के आसपास लगेंगे, 4 आवर्स। फिर एंगुलर मोमेंटम आएगा, फिर एफएओआर के अंदर एंगुलर मोमेंटम का सिंबल ये हो गया, एफएओआर के अंदर एंगुलर मोमेंटम। फिर उसके बाद डायनामिक्स आएगा, इसका डायनामिक्स ऑफ एफएओआर। उसके बाद जनरल रिजिड बॉडी मोशन आएगा, जनरल रिजिड बॉडी मोशन का काइनेमेटिक्स आएगा। उसके बाद इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर इसका डायनेमिक्स आएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में लग जाएंगे फिर से 4 आवर्स। ये सेकंड लेक्चर है, ये लेक्चर 2 है। फिर लेक्चर 3 आएगा, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा।
इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पहले तो सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर इसमें कोलिजन आएगा, कोलिजन इन रोटेशन। इस पूरी एक्सरसाइज में फिर से 4 आवर्स लग जाएंगे। कि रॉड के ऊपर पार्टिकल आके टकराया, या रॉड हिंज थी उसके ऊपर फिर पार्टिकल आके टकराया, टकरा के चिपक गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसके बाद टॉपिक आएगा 4th लेक्चर, इसमें तुम्हारा एक नया टॉपिक आएगा IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके भी फिर तीनों पार्ट आ जाएंगे, काइनेमेटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डायनामिक्स। IAOR हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके बाद हिंज फोर्सेस निकालने सिखाएंगे, हिंज फोर्सेस। इसके बाद हिंज फोर्सेस के बाद इसमें इंपल्स की वैल्यूज निकालना सिखाएंगे। यहां पर जब ये सिंपल प्रॉब्लम्स था, यहां पर एक नया टर्म आएगा एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, जे से डिनोट कर दो इसमें। हिंज फोर्सेस निकालना सिखाएंगे, इंपल्स निकालना सिखाएंगे इस क्वेश्चंस में, और एंड में आएगा टॉपलिंग वाले क्वेश्चंस। यहां पे आएंगे वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले क्वेश्चंस, यहां पर आएंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड रोलिंग विद स्लिपिंग। ये भी 4 घंटे का है। अब मैं बता दूं, जनरली जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से। यहां पर FAOR के डायनेमिक्स में अगर मैं 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूं तो स्टार्टिंग के 2-3 मेंस में आते हैं। इसमें अगर मैं जाके GRBM के डायनेमिक्स में क्वेश्चन करा रहा हूं 20 या 15 में से स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मेंस में आते हैं, उससे ज्यादा टफ नहीं आते। और ये वाला पार्ट जनरली मेंस में नहीं आता, और ये वाला पार्ट भी जनरली मेंस में नहीं आता। जनरली आने को तो आ ही सकता है, 1-2 बार आया भी है। प्रीटी स्ट्रेंज फॉर मी कि मैंने कहा वो ये तो आना ही नहीं चाहिए था, आ गया। दिस इज द होल स्ट्रक्चर। और जो मैंने अभी कराया था दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर। गॉट इट? दैट वाज लाइक, ये तो पहले से पता होना चाहिए रोटेशन के लिए। वो थोड़ा सा दोबारा आएगा रेफरेंस, बताता है कहां पर आएगा? टॉपलिंग वाले प्रॉब्लम्स में। टॉपलिंग तो कराई थी मैंने, जो बिल्कुल शुरू में कराई, या फिर बिल्कुल एंड में कराऊंगा। गॉट इट और नॉट? तो ये स्ट्रक्चर मैं फॉलो करने वाला हूं फॉर द होल चैप्टर। देखो टॉपिक का नाम है रोटेशनल मोशन ऑफ अ rigid body, rotational motion of a rigid body। दो चीजें होती हैं, बॉडी होती है या पार्टिकल होता है। बॉडी होती है या पार्टिकल होता है। पार्टिकल हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन करता है, और पार्टिकल कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता। पार्टिकल कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता। पार्टिकल को अगर तुम सर्कल में लेके जाओगे तो वो क्या चीज है? तो वो क्या चीज है? ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन नहीं है। वो ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन
नहीं है। अब बॉडी है, बॉडी का दो तरह का मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन इज व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मूव्स व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी? हम ये कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन तब होता है जब सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मूव्स। अब रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है? रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी इज, अब पहली बार हम डिफाइन कर रहे हैं टेक्निकली रोटेशनल मोशन है क्या। इट इज when a line inside body does not remain parallel to itself. When a line inside body does not remain parallel to itself, when any one line inside body does not remain parallel to itself, अगर एक भी लाइन बॉडी के अंदर, बॉडी में लाइन कितनी बन सकती है? इनफाइनाइट। कोई एक भी लाइन पैरेलल नहीं रही, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं सोच रहा हूं, एक रॉड है, ये ऐसे चले तो ये कैसा मोशन कर रही है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा इसमें ये लाइन बनाई, इट रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ। तुम कहोगे आपने एनी वन लाइन का क्या मतलब है? मैंने कहा मान लो ये लाइन बनाई होती तो ये भी पैरेलल टू इटसेल्फ ही रहेगी, ये बनाई होती तो ये भी पैरेलल टू इटसेल्फ रहेगी। तो अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो हम ये कहेंगे ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रही, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। गॉट इट और नॉट? दूसरी चीज, मान लो ये रॉड सर्कल में घूम रही है ऐसे, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन ही है, ये भी रोटेशनल मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं एवरी लाइन इन बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इन बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर तुम बॉडी को लेके ऐसे घुमा दो तो ये हमारा रोटेशनल मोशन नहीं कहलाएगा, ये अभी भी ट्रांसलेशनल मोशन ही कहलाएगा। गॉट इट और नॉट? तो रोटेशनल मोशन कब होगा? मान लो मैंने रॉड ली और यहां पे हिंज कर दिया और अब घूमा, नाउ दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन है या नहीं है? सोच रहा हूं, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन भी है। एंड मैं कह सकता हूं कि ये वाली लाइन है, ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन भी है। अगर मैंने रॉड ली और हिंज कर दिया सेंटर पे और अब घुमाई, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन है। और ये रॉड ली और फेंक दी घुमा के, तो ये रॉड ऐसे जाएगी, ये ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। और सेंटर ऑफ मास किस में जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला में, हाँ या ना? रुक जाओ पहले तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी है एंड रोटेशनल मोशन भी है, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? क्यों? क्योंकि ये घूम भी रही है
पैरेलल भी नहीं रहती हमारी, इसके अंदर कोई लाइन बनाई जाए तो। अब अर्थ वाला केस बन सकता है, अर्थ वाला में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को आ सकता है। अर्थ वाला केस कौन सा केस है? दोनों है, दोनों है, उसमें ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। कैसे भाई? ये अर्थ है, ये ऐसे जा रही है सन के अराउंड। अब बच्चे कहेंगे कि ये लाइन तो हमेशा पैरेलल टू इटसेल्फ ही रहेगी। मैंने कहा कि एक भी लाइन अगर पैरेलल टू इटसेल्फ नहीं रही तो रोटेशनल है। भाई अर्थ के अंदर तुम इक्वेटर से लाइन बना दो, ये पैरेलल थोड़ी रहेगी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अर्थ ऐसे है, ये बॉल है और ये ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो तुम ये वाली लाइन को तो कह सकते हो कि इट विल रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। लेकिन मैंने कहा था अगर एक भी लाइन ऐसी निकल गई जो कि पैरेलल नहीं रही तो वो रोटेशनल मोशन है। तो क्या मैं कह सकता हूं अर्थ में तुमने ऐसी लाइन बना दी तो ये वाली लाइन तो घूमती हुई जाएगी या नहीं जाएगी? इक्वेटर वाली, इक्वेटर छोड़ो कहीं भी बना दी एक्सेप्ट फ्रॉम द जो ये वर्टिकल एक्सिस है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली, वो तो सिर्फ वो रॉड, तो वो एक लाइन तो ट्रांसलेशन कर रही है, लेकिन अर्थ एज अ होल इज एक्चुअली डूइंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। हाँ या ना? तो मैंने कई केसेस बनाए कि दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोटेशन, दिस हिंज एंड दिस हिंज आर डिफरेंट, दिस हिंज इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशन as well as rotation, this is a case of translation as well as rotation, this is a case of translation as well as rotational, दोनों हो रहा है इसमें। अगर हमारा अगर हमारे जमीन पे एक पहिया रख दिया और वो पहिया चलता हुआ जा रहा है, वो चलता हुआ जा रहा है, क्या मैं कह सकता हूं ये भी हमारा एक केस है ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन का, ट्रांसलेशन का एज वेल एज रोटेशन का? गॉट इट और नॉट? यहां तक का समझ में आ गया गाइज? क्या हम ये कह सकते हैं ओके अच्छा, ये एक और वर्ड भी यूज किया था मैंने, रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? रिजिड बॉडी ऐसी हो गई कि कोई भी बॉडी है उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स बना सकते हो? इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स बना सकते हो। इन किसी भी दो के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज अ रिजिड बॉडी। व्हाट इज नॉट अ रिजिड बॉडी इज योर चेन। चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी। भाई तुमने चेन बना दी, इसमें जरूरी नहीं है कि तुम फोल्ड कर दोगे अगर, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इट कैन चेंज। तो ये हो गई नॉन रिजिड बॉडी। तो हम बहुत ही कैटेगराइज कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम एक तो क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी एंड ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी। अब तुम कहोगे व्हाई रिजिड बॉडी? भाई अगर तुम ये सोचो, अगर ये सोचो कि एक रॉड हमने उठाई, उसको यहां से हिंज कर दिया और वो ऐसे गिर रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रॉड के ईच पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? क्यों? क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, तो हर एक का डिस्प्लेसमेंट, जब ये यहां से यहां पहुंची रॉड, डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग है। और सबका अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी, और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी। तो एवरी पॉइंट विल हैव अ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट एक्सेलरेशन। गॉट इट और नॉट? व्हाट रिमेन्स सेम? व्हाट रिमेन्स सेम? क्या मैं ये कह सकता हूं व्हाट रिमेन्स सेम इज, जब ये यहां से यहां पहुंचा
तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा से घूम गई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी के लिए डिफाइन हो गई। किसके लिए डिफाइन हो गई? पार्टिकल के लिए नहीं, किसके लिए डिफाइन हो गई? बॉडी के लिए। बिकॉज दिस इज सेम फॉर ऑल, दिस इज सेम फॉर ऑल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा किसका? पार्टिकल का नहीं, बॉडी का। उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा किसका? बॉडी का। लेकिन ये चीज भी तभी वैलिड है जब तुम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो, क्योंकि गलती से तुमने ये कहा कि ये चेन थी, ये चेन थी, यहां से हिंज कर दिया, अब छोड़ दिया इस चेन को, तो जब ये गिरेगी तो ये ऐसे गिरेगी, होगी गड़बड़। क्योंकि इस केस में तो जो ये वाला पॉइंट है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो नॉन रिजिड बॉडी को तो पढ़ना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि नॉन रिजिड बॉडी में एटलीस्ट तुम ये कह सकते हो एंगुलर वेरिएबल्स सेम होंगे, वो बॉडी के लिए डिफाइंड हो जाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बट नॉन रिजिड बॉडी में तो एंगुलर वेरिएबल भी अलग हो जाएंगे, तो वो तो तुम्हारे कोर्स के बिल्कुल ही बियॉन्ड हो गया। हमेशा रिजिड बॉडी के रोटेशन की बात करोगे तुम। कोर्स समझ में आ रहा है कि हमें कहां पर लिमिट कर देना है अपने आप को, कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन रिजिड बॉडीज, वी आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट रिजिड बॉडीज। गॉट इट? अब मैंने रोटेशनल मोशन को दो तरीके में बाइफ्रिकेट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? तुम्हें लग रहा होगा कि दो केस में कैसे बाइफ्रिकेट करना चाहिए, कि एक में रोटेशनल मोशन विद ट्रांसलेशनल मोशन और एक में रोटेशनल मोशन विदाउट ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे बाइफ्रिकेट नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं रोटेशनल मोशन दो तरह का होगा। एक तो ऐसा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट। एक तो ऐसा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट, और दूसरा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग। रोटेशनल मोशन को दो तरीके से मैं तोड़ रहा हूं। दो टाइप का रोटेशनल मोशन होगा जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। इसका मैंने नाम दे दिया फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नाम थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है। ये एम्बिगुअस इसलिए है, व्हेन आई से फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन it might be a bit confusing to you. When I say fixed axis of rotation, it might be a bit confusing to you. Why it's confusing? Fixed axis of rotation इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो दो मतलब निकलते हैं उसके, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट चेंजिंग, एंड एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट मूविंग। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होना या सेम रहना वो तो कोर्स में है ही नहीं, वो तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। क्या चीज? जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो जाए, कि कभी तो बॉडी इसके अबाउट घूम रही थी और कभी पता चला इसके अबाउट घूम रही है, तो वो तो तुम्हारा कोर्स में है ही नहीं, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन एक मोशन के अंदर ही अंदर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के दो अर्थात हुए, कि या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चल नहीं रही या चेंज नहीं हो रही। मैंने कहा चेंज तो वैसे भी कोर्स में नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी क्वेश्चन में तुम चेंज नहीं करने वाले। गॉट इट? तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट वाला केस है ये। इसी का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा था, FAOR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में कवर नहीं होगा, तो ये हो गया GRBM, जिसकी फुल फॉर्म हो गई जनरल रिजिड बॉडी मोशन। जनरल रिजिड बॉडी मोशन। मैं पहले ही बता दूं FAOR वाला केस कौन सा है। FAOR वाला केस हो गया तुम्हारा हिंज वाले क्वेश्चंस। हिंज वाले क्वेश्चंस, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट कि हिंज वाले क्वेश्चंस FAOR में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारी चलेगी ही नहीं, कील ठोक दी। तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस मार्कर इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स नेवर गोइंग टू मूव। ये बॉडी घूम भी जाएगी तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वहीं पर रह गई। तो ये तो इस क्वेश्चन में, इसका मतलब FAOR के अंदर हम वो कौन से क्वेश्चंस डील कर रहे हैं? हिंज प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? हिंज प्रॉब्लम्स। अब GRBM में कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? जिनमें हिंज नहीं है वो GRBM में आएगा। एग्जाम्पल बीइंग, सबसे कॉमन एग्जाम्पल बीइंग कि हमारी बॉडी पहिया चल रहा है, पहिया चल रहा है, ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन में काउंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनको ऐसे बाइफ्रिकेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि FAOR का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा। इसमें जो हम लगाएंगे न्यूटन लॉज, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, वो सिर्फ हिंज के अबाउट लगाएंगे। वो प्रूव करूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ हिंज के अबाउट ही वैलिड होता है। इसके अंदर किसी और पॉइंट के अबाउट लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो डायनेमिक्स के फॉर्मूले भी अलग हो जाएंगे, तुम्हारे एनर्जी के फॉर्मूले भी अलग हो जाएंगे, तुम्हारे काइनेमेटिक्स भी अलग हो जाएगा, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम भी अलग हो जाएगा दोनों केसेस में। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले स्टार्ट करो कौन से वाले प्रॉब्लम्स? FAOR। FAOR को समझना है हमें भाई। FAOR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत आसान है। ये बॉडी है, यहां से हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया, इसको घुमा दिया ओमेगा से। इसके काइनेमेटिक्स की बात करनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं ईच पॉइंट वुड बी अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन? ईच पॉइंट, भाई मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने A, तो क्या मैं कह सकता हूं ये रेडियस R1 के अंदर चक्कर काटेगा ऐसे? ये पॉइंट ले लिया B, क्या मैं कह सकता हूं कि ये रेडियस R2 में चक्कर काटेगा ऐसे? हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं कि A वाले की स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी? R1 ओमेगा, दैट विल बी V1। इस वाले की कितनी हो जाएगी? R2 ओमेगा, दैट इज V2। तो पहली चीज तो काइनेमेटिक्स में मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज x ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P कैन बी रिटन एज x ओमेगा। हाँ या ना? Where x is the radius, where x is the radius। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? दूसरी चीज एक्सेलरेशन, दैट डिपेंड्स। डिपेंड्स क्यों? सिर्फ ओमेगा नहीं, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में जाता था तो उसकी दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती थी, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी बतानी पड़ेगी। मान लो उसने बता दिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन है इधर की तरफ अल्फा, तो मैं ये कह सकता हूं इस ए पॉइंट की एक एक्सेलरेशन तो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर R1 और एक हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी? R1 अल्फा। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी ये। हाँ या ना? तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P कैन बी रिटन एज अंडर द रूट ऑफ x अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा सेंट्रीपिटल।
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर, और एक हो गया हमारा आर अल्फा, ये हो गया टेंजेंशियल। तो किसी भी पार्टिकल की अगर तुमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कितनी है, तो हम कहेंगे क्या करना, तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे एवरी पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन द केस ऑफ एफएओआर। तो हम ये कह सकते हैं उसके अंदर हमारा नेट एक्सेलरेशन विल बी हमारा टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल का वेक्टर सम, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल का वेक्टर सम। गॉट इट? दैट्स नॉट टफ टू अंडरस्टैंड होपफुली। अब मैंने सोचा, अच्छा इसमें भी गलतियां होती हैं। गलतियां कैसे होती हैं? तुमने रेडियस का मतलब ही नहीं समझा, समझे नहीं। सोचो सोचो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये रॉड है, ये रॉड है, ये यहां पे हिंज्ड है, ये यहां पे हिंज्ड है, और ये एंगल थीटा दे दिया, और ये ऐसे घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है इस इंस्टेंट पे। अब अगर वो कहे कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, मैं कह सकता हूं एल ओमेगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पी की, हाँ या ना? और अगर हमसे पूछा जाए कि पॉइंट पी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूं इधर की तरफ हो जाएगी एल अल्फा, और इधर हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एल। क्या मैं कह सकता हूं नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी एल अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी ऑफ पॉइंट पी। यहां पे गड़बड़ कैसे कर सकते हो? फिर से मैंने ये बनाया, फिर से मैंने रॉड बनाई, ये एंगल थीटा फिर से बनाया, ये लेंथ एल बोला, और ये कहा कि ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, और अल्फा मान लो 0 है। अब वो कह रहे हैं पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, पी पॉइंट की। एल ओमेगा, एल ओमेगा, एल ओमेगा नहीं है भाई, ये तो इस सर्कल में घूम रहा है ना, ये ऐसे नहीं घूमेगा। तुम समझे नहीं ना, पहले में तो कील ऐसे ठोकी और ये ऐसे घूम रही थी, और दूसरे केस में तो ये ऐसे घूम रही है। तो आर ओमेगा वेलोसिटी होगी ना, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देखा जाए तो आर ओमेगा होगी। तो उस वाले पॉइंट पी का रेडियस जो है जिसमें सर्कल में जा रहा है वो, तो बेटा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, कहना इसे एल साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी इनटू द प्लेन होगी? क्यों? क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इस इंस्टेंट पे तो इनटू द प्लेन होगी। कितनी हो जाएगी ये वेलोसिटी? एल साइन थीटा इनटू ओमेगा इनटू द प्लेन। अगर वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ले, कैन आई से दैट इज L/2 साइन थीटा, तो अंदर की तरफ हो जाएगी L/2 साइन थीटा इनटू ओमेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब ये रॉड यहां पहुंचेगी तो इसकी बाहर की तरफ हो जाएगी कितनी, L साइन थीटा ओमेगा। सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी L/2 साइन थीटा ओमेगा। अब तुम्हें समझ में आया? देयर आर टू डिफरेंट वेज इट्स एक्ट। तो इसका मतलब तुमने अगर ध्यान से नहीं सोचा तो यू आर गॉन। दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक में रॉड ऐसे ऐसे घूमी है, नीचे वाले केस में सॉरी ऐसे, ठीक है, और दूसरे में ऐसे घूमी है। गॉट इट और नॉट? पक्का? तो तुम्हें यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द रेडियस, you have to be careful about the radius, because in this case the radius is L, because this is actually moving in this circle, this is moving in this particular circle, and इसके अंदर this point P is moving in this circle। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? हाँ जी। अब ये बताओ, ये बॉडी थी, FAOR पढ़ रहे थे,
और ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही थी। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम? हर एक की स्पीड अलग होगी। तो यहां पे मैं कहूं कि ये पॉइंट मास है जिसका मास m1 है, ये रेडियस r1 है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v1। कहना इसे v1 इज r1 ओमेगा, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। जब ये दूसरा है, इसका रेडियस हो गया r2, इसका मास हो गया m2, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी r2 ओमेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड गोज ऑन। सबके लिए हम ये कह सकते हैं v1 को लिख सकता हूं r1 ओमेगा, v2 को लिख सकता हूं r2 ओमेगा। सो क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा हाफ समेशन mi ri स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। नाउ दैट इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। क्या बनेगी, हाफ समेशन mi ri स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। इस क्वांटिटी का नाम दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से डिनोट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई क्या हो गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, हाँ या ना? आई क्या हो गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? टोटल काइनेटिक एनर्जी को, अच्छा जो बच्चे पहले से कुछ पढ़ चुके हैं उनके लिए बता दूं ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए जब FAOR वाला केस है, जब कहीं पे कील ठोक दी है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये हिंज किया, ऐसे ओमेगा से घुमाया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। और अगर हमने ये पहिया है, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो ये कौन सा केस है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन का केस है। इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता, इसमें फॉर्मूला बन जाता है हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर FAOR वाला केस है या जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाला केस है। क्योंकि GRBM के अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही डिफरेंट है और हमारा क्या बोलते हैं हिंज वाले केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही डिफरेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही गलत लगा दोगे तुम, पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है। इसमें तो मैंने डेरिवेशन करा दिया, बाद में हो सकता है मैं डेरिवेशन ना कराऊं, ये बताऊं कि अच्छा देखो GRBM वाले केस में ये हमारा फॉर्मूला लगेगा और FAOR वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट और नॉट? ओके, यहां पे मैं कह रहा था ना कि कराते कराते अचानक से डिटूर आएगा। डिटूर क्या आ गया, ये क्या आ गया, आई एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, आई एक स्केलर क्वांटिटी आ गई विच इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर। RI हो गया हमारा एक्सिस, जिस रेडियस में वो जा रहा है, जिस रेडियस में वो मास M1 जा रहा है, हाँ या ना? ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई जो कि सॉर्ट ऑफ मास का रोल प्ले कर रहा है फॉर
रोटेशनल मोशन इफ यू थिंक ओवर इट। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या होता था, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता था, इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। लेकिन जो ये आई है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ये क्या है? एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब एक बॉडी के कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, इनफाइनाइटली डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ये सॉर्ट ऑफ मास का रोल प्ले कर रहा है, मास का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, किसका रोल प्ले कर रहा है? मास का रोल प्ले कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गॉट इट और नॉट? इसका मास का रोल मतलब, यार मास क्या होता था? अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, मास ज्यादा है तो उसको चलाना मुश्किल पड़ेगा। तो कोई बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना मुश्किल पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी का मास ज्यादा है तो उसको चलाना मुश्किल पड़ेगा, किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना मुश्किल पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिपेंड कर रहा है एक्सिस पे। सोचो अगर रेडियसेस छोटे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा, और अगर हमारा इसका मतलब कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है उसका मास एक्सिस के पास पास है, उसका मास एक्सिस के पास पास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा। और यही सिलेंडर को अगर मैं, इसी सिलेंडर को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। तुम सोच के बताओ ना, 1 और 2 सिचुएशन में हर एक पॉइंट मास को देखा जाए तो इस केस में एक्सिस के पास पास है मासेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा। और इसी रॉड को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, क्योंकि आर का रोल, आर बड़े बड़ा हो जाएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट घुमाना इस रॉड को मुश्किल है और इसके अबाउट घुमाना आसान है। तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हारे सबके हाथ में पेन है, और पेन को अगर मैं उठाऊं और इस पेन को मैं ऐसे घुमाने की कोशिश करूं, आसानी से घूम रहा है। नाउ ट्राई रोटेटिंग दिस पेन लाइक दिस। ऐसे भी छोड़ो, सेंटर वाले में भी ज्यादा ही आएगा। मुश्किल पड़ रहा है घुमाना, एज से और मुश्किल पड़ेगा। करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार घुमाने में एफर्ट ज्यादा लग रहा है सॉर्ट ऑफ। क्योंकि इस वाले में ऐसे जब घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा है और इस वाली एक्सिस के अबाउट बहुत कम है, इस वाली एक्सिस के अबाउट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो सॉर्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ मास फॉर रोटेशनल मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैंने इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला, ऐसे नहीं लिखता, किताब वाले लिखते हैं ऐसे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने ना हाफ आई एच ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई एच क्यों लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज। कौन सी एक्सिस? हिंज वाली एक्सिस। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन FAOR इज हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। तो गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। उड़ा रहा हूं मैं। गाइस मैं ये कह रहा था, मान लो ये पॉइंट मास है m और ये पॉइंट मास है m, हाँ जी, और ये लेंथ है l। ये एक रिजिड बॉडी हो गई, 2 पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाय अ मासलेस रॉड, 2 पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाय अ मासलेस रॉड। अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, तो इस एक्सिस के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग M and M एंड अलोंग द बाइसेक्टर भी ले लो। इसको घुमा दिया, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? 1 एक्सिस के अबाउट
मैं कह सकता हूं m, ये डिस्टेंस r का रोल प्ले करेगा l/2, ये डिस्टेंस भी r का रोल प्ले करेगा l/2, ये ऐसे घूमेगा ना, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m l/2 का स्क्वायर प्लस m l/2 का स्क्वायर। गॉट इट। अगर मैंने कहा ये मास था m, ये मास था m, और ये डिस्टेंस था l, मैंने कहा एक्सिस यहां से ले ली, दिस इज योर एक्सिस, इस वाले डिस्टेंस से हो गया सपोज l/4, तो ये डिस्टेंस हो गया 3l/4। डू यू रियलाइज कि ये तो ऐसे घूमेगा, जब ये पूरी चीज घूमेगी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये तो इस सर्कल में जाएगा और ये इस सर्कल में जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m l/4 का स्क्वायर प्लस m 3l/4 का स्क्वायर, दैट्स योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस 2। अगर मैं कह देता नहीं, मैं तो इस एक्सिस 3 के अबाउट घुमाऊंगा, इसके अबाउट घुमाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m 0 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वुड बी m 0 स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर। और इसका मतलब तो वही मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तुम कितनों का रट सकते हो, तुम्हें तो निकालना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सिस तो इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब अगर कल तुम कहो कि ये m था, ये l था, ये m था, और मैंने कहा मैं तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, L1 डिस्टेंस पे इसके अबाउट घुमाऊंगा, तो ये तो इस सर्कल में जाएगा, तो वो हो जाएगा m L1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा m L1 प्लस L का होल स्क्वायर। और फिर तुमने कहा मैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाऊंगा, तो मैंने कहा देखो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी टोटल। डज दैट मेक सेंस? अब समझ में आया हमने क्यों पढ़ा ऐसे? कह रहे कुछ नहीं दिखा, क्या गया? ये नहीं दिख रहा, कहां से नीचे निकाल नहीं दिख रहा, यहां से नीचे का, एक्सिस के नीचे का कुछ नहीं, यहां से। हाँ। गाइस मैं तो ये कह रहा था सिर्फ ये कह रहा था कि भाई मान लो ये पॉइंट मास m है, ये पॉइंट मास, अच्छा एक बार इसी को m ले लो, चलो इसको भी m ही ले लो, ये लेंथ l है। मैंने कहा ना इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, और तुम गलत, हाँ हो सकते हैं। और क्या बोलते हैं, एक्सिस का ध्यान रखना। अब मान लो मैंने एक्सिस ऐसे ले ली, दिस इज योर एक्सिस, बाइसेक्टर तो है बट नॉट परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट तुम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा देते हो। वैसे सेंस ऑफ रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो सोच रहा है क्या, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी इतनी देर से क्या बता रहा हूं, आई, हाँ, तो आर आई कितना होगा, ये होगा ना, हाँ, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। गॉट इट और नॉट? तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m l/2 साइन थीटा का स्क्वायर का डबल, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गॉट इट और नॉट? ओके,
इसमें गलती हो सकती थी, इसमें गलती हो सकती थी। सपोज करो ये मास m है, ये मास 2m है, ये लेंथ l है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड लोकेशन ऑफ एक्सिस, which axis which is perpendicular to, which is perpendicular to line joining m and 2m, about which moment of inertia is minimum। क्या क्वेश्चन है guys, what's the question? Find location of axis which is perpendicular to, which is perpendicular to line joining m and 2m, about which moment of inertia is minimum। गाइस ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? ये कह रहा है ये m है, ये 2m है, कहीं पे एक्सिस ले लो, कहीं पे एक्सिस ले लो। ये तो कहा है ना इसने, which is perpendicular to the line joining m and 2m, it is perpendicular to the line joining m and 2m। x पे ले लो, ये x ले लो। दूसरा कितना हो जाएगा डिस्टेंस? l माइनस x। क्या मैं कह सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? m x square plus 2m। So can I say this is a moment of inertia as a function of x? अब मैंने कहा कुछ y as a function of x होता था, और जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होता था वहां पे dy by dx क्या होना चाहिए? 0। मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे हैं तो मैंने कहा जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ फंक्शन ऑफ x है, जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम है उसके अबाउट क्या होना चाहिए? dy by dx शुड बी 0। सो ये बन जाएगा m 2x प्लस 2m ट्वाइस ऑफ l माइनस x इंटू -1। डिफरेंशिएट करते हुए चेन रूल भी लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? m कट गया, 2 कट गया, ये बन गया x माइनस 2l प्लस 2x इज 0। x कितना आ रहा है? 2l/3। हाँ या ना? अच्छा, इसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट कर देता तो dy by dx क्या बन रहा था? ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? पहले वाली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा सिर्फ 2m, ये जो 2m बच गया, प्लस 4m माइनस 1। l माइनस x को डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 और दूसरी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। कैन आई से दिस इज d square I upon dx square। now this quantity is positive, x डालने की जरूरत ही नहीं, it is always positive। तो डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है, it's a point of minima, it's a point of minima। so ये बता दो ये कहां पे आया? ये 2l/3। 2l/3 का मतलब क्या हुआ? m से 2l/3, m से 2l/3। ये m है, ये 2m है, ये डिस्टेंस l है, यहां से 2l/3, ये डिस्टेंस आ गया 2l/3, ये डिस्टेंस आ गया l/3। कैन आई से दिस इज सेंटर ऑफ मास? हाँ, क्या हुआ? ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। दैट्स अ वेरी पावरफुल रिजल्ट इफ यू थिंक ओवर इट। किसी ने गलती से वो पढ़ी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है
ICM plus md square is moment of inertia about any other axis. अबे इसका मतलब कम से कम किसके अबाउट होगा? ICM d0 हो जाएगा। तो आएंगे उस पे हम आएंगे। यहां पे तो मतलब हमने प्रॉपर लिटरली पूरा डिराइव करके निकाला है कि ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस पर्टिकुलर केस इज मिनिमम अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। गॉट इट और नॉट? पक्का? ओके, आज के लिए इतना काफी है? श्योर?